हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके बुक के समकालीन भारत भूगोल का अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न है। नंबर 1 है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो इसका उत्तर है सिलचर तथा पोरबंदर। दूसरा है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा परिवहन है, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, सड़क परिवहन या जल परिवहन। ऐसा कौन सा परिवहन है जिसके द्वारा हम अपने माल को, अपनी सामग्री को, अपने पदार्थ को शीघ्रता से पहुंचा सकते हैं, मतलब बिना हानि के और बिना देरी के ही वहनांतरण कर सकते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा पाइपलाइन। पाइपलाइन के थ्रू हम शीघ्रता से अपने तरल पदार्थों को, अपने वस्तु को, पदार्थ को बिना हानि और देरी के वहनांतरण कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइप से नहीं जुड़ा है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? पत्तन मतलब जो है होता है जहाँ जो जलपोत होते हैं, जहाज वगैरह होती हैं, है ना, वहाँ जो रुकती हैं, तो उसे पत्तन कहा जाता है। तो पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पत्तन है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है और पूर्ण रूप से सुरक्षित है? इसका उत्तर है विशाखापट्टनम। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो ऐसा कौन सा परिवहन है जो भारत में प्रमुख रूप से परिवहन साधन है? तो इसका उत्तर है रेल परिवहन, जो प्रमुख रूप का साधन है। निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? ऐसा कौन सा शब्द है? तो वह शब्द है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शब्द है जब एक देश से दूसरे देश को व्यापार किया जाता है। प्रश्न दूसरा का पहला है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। तो सड़क परिवहन के 3 गुण हम यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर 1 है, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी होती है, यानी कम खर्चीली होती है। इसमें जो खर्चा आता है वो कम होता है। दूसरा है, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि जो सड़क मार्ग हुआ करते हैं वो हर गांव, हर शहर में पहुंच जाते हैं। तीसरा है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। तो सड़क के माध्यम से हम जो रेल मार्ग होते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं, जो वायु व समुद्री पत्तन होते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? तो जो रेल परिवहन है वो अत्यधिक सुविधाजनक क्यों है? तो देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। भू आकृति का मतलब क्या होता है कि हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो आकृतियां हैं भूमि की वो अलग अलग प्रकार है। कहीं पठार हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं समुद्री हैं। तो इस तरीके से भू आकृति अलग अलग है, तो ये रेल परिवहन को प्रभावित करती है। दूसरा कारण है आर्थिक। तो कोई स्टेट जो है या कोई राज्य ऐसे हैं जो बहुत संपन्न है, कोई राज्य बहुत गरीब है, तो इसके कारण भी हम प्रभावित होते हैं। और तीसरा कारण है प्रशासकीय, मतलब जो प्रशासन होते हैं वह कारक भी रेल परिवहन को प्रभावित करे हैं। तो उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, जो उत्तरी मैदान है तो वहां पर क्या है, समतल भूमि है, ठीक। सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। तो जो उत्तरी मैदान में है वहां पर जो रेल परिवहन की सुविधा प्रदान की गई है वो अत्यधिक मात्रा में है। क्यों? क्योंकि वहां पर समतल भूमि है, सघन जनसंख्या घनत्व है, संपन्न कृषि है व प्रचुर संसाधन के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। तीसरा प्रश्न है दूसरे का,
सीमांत सड़कों का महत्व बताएं। सीमांत सड़क क्या होती है, उसका महत्व देख लेते हैं। सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी ताकि उत्तरी तथा पूर्व उत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों के परिवहन का समन्वित तथा तीव्र विकास करके यहाँ के आर्थिक विकास को तेज किया जा सके तथा प्रतिरक्षा संबंधी व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। प्रश्न चौथा है, व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि व्यापार क्या होता है। तो राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। तो व्यापार क्या है? जब एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है, मतलब आयात और निर्यात होता है, उसे हम व्यापार कहते हैं। अब स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है उसे देख लेते हैं। यह देश के अंदर उसके विभिन्न क्षेत्रों के बीच किया जाता है। मतलब जो स्थानीय व्यापार होता है वह देश के अंदर होता है, देश के बाहर नहीं होता। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? तो यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच, मतलब एक देश से और दूसरे देश के बीच किए जाने वाला व्यापार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दूसरा अंतर है, एक ही मुद्रा प्रणाली चलन में होती है। जब देश के अंदर होगा तो जो मुद्रा देश की होगी वही मुद्रा मतलब होता है रुपया पैसा। तो जो रुपया पैसा होगा वही एक देश के अंदर होगा। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो वह अलग अलग मुद्राएं चलन में होती हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका और भारत का व्यापार हो रहा है तो अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर चलता है, भारत में रुपया चलता है। तो जब अमेरिका से हम व्यापार करेंगे तो वहां की डॉलर हमारे पास आएगी, हमारा रुपया उनके पास जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग मुद्राएं चलन में होती हैं। तीसरा अंतर है, सरकार को किसी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़ता। तो जो सरकार होती है वह देश के अंदर है ना, क्योंकि व्यापार हो रहा है तो सरकार को किसी प्रकार का समझौता एग्रीमेंट साइन नहीं करना पड़ता है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो अपने देश की सरकार को दूसरे देश की सरकारों से समझौता करना पड़ता है। चौथा अंतर है कि श्रम और पूंजी में गतिशीलता पाई जाती है। तो श्रम और पूंजी में क्या होती है? गतिशीलता पाई जाती है। जब एक देश के अंदर व्यापार होगा तो एक राज्य से राज्य में जो लेबर होगा, जो मजदूर होगा, जो पूंजी या पैसा होगा, पूंजी मतलब पैसा रुपया होता है, तो वह क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाई जा सकती है। लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो उसमें श्रम और पूंजी में गतिशीलता का अभाव रहता है। जो लेबर है, जो पूंजी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने जाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। प्रश्न तीसरे का पहला है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तो जो परिवहन साधन है और जो संचार के साधन है उसे जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, इसे समझ लेते हैं। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में परिवहन व संचार साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवहन में रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जहाजरानी, जलयान एवं वायुयान आते हैं। संचार के अंतर्गत डाक सेवाएं तथा दूर संचार, तार, टेलीफोन, दूरदर्शन आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि परिवहन में क्या क्या आ रहा है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जहाजरानी और जलयान जो समुद्रों में होती है, महासागरों या समुद्रों में चलाई जाती है ना, और वायुयान जो आपके वायु यानी हवा में चलते हैं, हवाई जहाज वगैरह। और संचार के साधन क्या होते हैं? डाक सेवाएं हो गई, दूर संचार हो गए, तार, टेलीफोन और दूरदर्शन आदि आते हैं। मोबाइल भी अब शामिल हो गया है ना, क्योंकि मोबाइल भी संचार का साधन है। परिवहन व संचार साधनों के निम्नलिखित महत्व हैं। परिवहन व संचार के साधन उत्पादन के सभी साधनों को गतिशीलता प्रदान करते हैं। गतिशीलता प्रदान करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मतलब हम अपनी माल को और लोगों को भी परिवहन के थ्रू एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। और संचार के साधन से क्या होते हैं? आप देखते हैं मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया या फिर तार, दूरसंचार वगैरह जो भी है, इनके माध्यम से हम अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा है
परिवहन और संचार के साधन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को देश के कोने कोने में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होते हैं। तीसरा महत्व है विकसित तथा सस्ते परिवहन और संचार के साधन उपलब्ध होने पर उत्पादक को वस्तुओं के अनावश्यक स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जब हमारे पास परिवहन के साधन हो गए हैं तो हम वस्तुओं का स्टॉक नहीं रखते, बल्कि हमारे पास जितनी भी वस्तु है, जितना भी माल है, हम पूरी वस्तु को बाजार में उतार देते हैं बेचने के लिए, उसकी पूरी तरह से पूर्ति कर देते हैं। अभी तो वस्तुओं को जल्दी बेचकर उत्पादक लिखेंगे, उत्पादक अपने पास अपनी पूंजी का पुनः निवेश कर वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। हम अपनी पूरी वस्तुओं को बेच देंगे और नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। चौथा है, इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवहन व संचार के साधन परस्पर संपर्क स्थापित करने में सहायक होते हैं। और पांचवा है, इन साधनों के द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं बाजारों तथा उपभोक्ताओं तक शीघ्रता से पहुंचाई जाती हैं। जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, है ना, जो उपभोग करने वाली वस्तुएं होती हैं, तो वो बाजार में और उपभोक्ताओं के पास तक शीघ्रता से पहुंच सकती हैं। तीसरे का दूसरा प्रश्न है, पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखें। तो यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। नंबर 1 है, भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 90% समुद्री मार्ग द्वारा और शेष 10% वायु परिवहन एवं सड़क परिवहन का योगदान रहता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, तो हम उसमें देख रहे हैं कि इन 15 सालों में 90% जो होता है वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है और 10% वायु परिवहन और सड़क परिवहन के द्वारा व्यापार किया जाता है। दूसरा है, भारत का 50% विदेशी व्यापार ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान के साथ होता है। तो हमारा 50% विदेशी व्यापार किसके साथ होता है? ब्रिटेन के साथ होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है और जापान के साथ होता है, और 50% अन्य देशों के साथ व्यापार किया जाता है। तीसरा है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कोलकाता, कोचीन, मुंबई व चेन्नई से होता है। मतलब जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो किन राज्यों से होता है? कोलकाता से, कोचीन से, मुंबई से और चेन्नई से, है ना। आप नक्शे में अगर देखेंगे तो कोलकाता, कोचीन, मुंबई और चेन्नई ये सभी समुद्री तट पर स्थित हैं, है ना। तो इस तरीके के हमारा जो व्यापार किससे होता है अधिकांशतः 90% समुद्रों से होता है। तो ये सभी राज्य हमारे कहाँ पर स्थित है? समुद्रों में। तो इनसे अधिक व्यापार किया जाता है। नंबर 4 है, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कृषि और औद्योगिक उत्पाद एवं दस्तकारी तथा कुटीर उद्योगों की विभिन्न वस्तुएं शामिल हैं। परियोजना निर्यात के क्षेत्र में भी हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नंबर 5 है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। इन वस्तुओं का निर्यात मुख्य रूप से विकसित राष्ट्रों में किया जाता है। तो अब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, तो हमारा जो भारत देश है सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। मतलब नई तकनीकी जो आ चुकी हैं, है ना। आप देख रहे हैं कि आज अधिकांशतः काम कंप्यूटर से, लैपटॉप से, इन सारे जो संचार के साधन है इनके माध्यम से किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी शुरू हो गई हैं जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देती हैं, है ना। तो इन सब से क्या हो रहा है? इन सब से जो भारत व्यापार कर रहा है तो इससे विदेशी मुद्रा अधिक अर्जित हो रही है, क्योंकि व्यापार अधिक हो रहा है तो विदेशी मुद्रा भी अधिक प्राप्त होगी। अर्जित करना मतलब प्राप्त करना, तो अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है और इन वस्तुओं का निर्यात मुख्य रूप से विकसित जो राष्ट्र होते हैं उन्हें किया जा रहा है। नंबर 6 है, भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। और भारत में संपूर्ण आयात का लगभग 1/4 भाग खनिज तेल का होता है। तो मतलब 1/4 भाग हम क्या कर रहे हैं? आयात, खनिज तेल का आयात कर रहे हैं। इस तरीके से हमने आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।